उस दिन की शुरुआत भी हमेशा की तरह मेरे सिर दर्द से ही हुई। हमारे घर के परम पूज्य और दुनिया के सबसे निकम्मे पतिदेव यानी मोहन जी गहरी नींद में सोए सोए हवा में हाथ पैर मार रहे थे। अचानक नींद में ही चिल्लाए, मंत्री जी, हमने कितनी बार समझाया है कि हमारे भोजन में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। जाओ फौरन हमारे लिए शाही पकवान लेकर आओ। मैं पास ही झाड़ू लगा रही थी। मैंने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये मेरा आलसी पति फिर दिन दहाड़े राजा महाराजाओं के सपने देखने लगा। अभी मैं अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि जनाब सपने में थोड़े और आगे बढ़ गए। पैर सीधे मेरी तरफ फैलाए और रौबदार आवाज में बोले, अरे रानी साहिबा, जरा ठीक से हमारे पैर दबाइए। आज राजकाज की वजह से पैरों में बहुत दर्द है। अब मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैंने सोचा, अच्छा, महाराज सपने में मुझसे पैर दबवा रहे हैं। अभी इनका सारा राजपाट हवा करती हूँ। मैं भागकर गई, ठंडे पानी से भरी एक बाल्टी उठाई और लाकर सीधे उनके मुंह पर दे मारी। मोहन जी हड़बड़ा कर उठे और धड़ाम से बिस्तर से नीचे जमीन पर आ गिरे। अपनी पीठ सहलाते हुए बोले, मर क्या रे? अरे भाग्यवान, ये क्या अनर्थ कर दिया? मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। भला अपने अच्छे खासे पति पर कोई इस तरह पानी डालता है क्या? मैंने कमर पर हाथ रखा और तंज कसते हुए कहा, जी बाहर गर्मी बहुत तेज है ना, तो मैंने सोचा अपने महाराज को यहीं बैठे बैठे स्नान करा दूं, ताकि उनके दिमाग को थोड़ी ठंडक पहुंच जाए। वो कुड़ते हुए बोले, तुम औरतें बस हमेशा मर्दों के पीछे पड़ी रहती हो। कोई और काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? जाओ जाकर घर संभालो। अब तो मेरा बोलना लाजमी था। मैंने साफ कह दिया, सुनिए जी, घर का सारा काम सुबह ही निपटा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा नाम है राधा और मैं कोई काम नहीं छोड़ती था। बस एक आप ही हैं जो इस घर में 24 घंटे पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। शर्म नहीं आती? बाहर निकलकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? उन्होंने बहाना बनाया, अरे भाग्यवान, देखती नहीं बाहर कितनी कड़क धूप है। अगर मैं इस झुलसती गर्मी में काम करने गया तो सीधा मोहन से राम बन जाऊंगा, यानी राम नाम सत्य हो जाएगा। मैंने भी अपने तेवर कड़े कर लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज तो आपको काम पर जाना ही होगा। अगर आज शाम को आप खाली हाथ घर लौटे तो याद रखना, इस चौखट के अंदर कदम नहीं रखने दूंगी। चाहे चोरी करो या डाका डालो, मुझे बस पैसे चाहिए। मेरी इस आखिरी धमकी ने काम कर दिया। मोहन जी डर के मारे कांपते हुए अपनी चप्पलें पहनकर बाहर निकल गए। गांव के बाजार में उस दिन काफी चहल पहल थी। मोहन जी मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो इतनी भीड़ है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। तभी उन्हें फलों का एक बड़ा ठेला दिखाई दिया। वो सीधे उस फल वाले सेठ के पास पहुंच गए। अरे सेठ जी, राम राम, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम मिल सकता है? मोहन जी ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। सेठ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में कहा, नहीं भाई, तुम जैसे सुकुमार के लिए मेरी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे बढ़ो। लेकिन मोहन जी को तो घर लौटने का डर सता रहा था। वो बोले, अरे सेठ जी, एक बार मौका देकर तो देखिए। मैं फल बेचने में इतना माहिर हूँ कि देखते ही देखते आपका पूरा ठेला खाली कर दूंगा। सेठ को उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसे अपने घर से कुछ और फल लाने थे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको और इन फलों को बेचो, मैं तब तक घर से बचे हुए फल लेकर आता हूँ। जैसे ही सेठ वहां से गया, मोहन जी के अंदर का बिजनेस टाइकून जाग गया। उन्होंने सोचा कि अब इस सेठ को दिखाता हूँ कि मोहन क्या चीज है, एक ही झटके में सारे फल बेच डालता हूँ। वो गला फाड़कर चिल्लाने लगे, आओ भाई आओ, सबसे सस्ते और मीठे फल ले जाओ, सेल सेल सेल, सभी फलों के दाम मात्र 20 रुपए किलो। अब 20 रुपए किलो सेब संतरे सुनकर तो बाजार में लूट मचनी ही थी। एक ग्राहक भागा भागा आया और बोला, अरे वाह, इतना सस्ता, भाई मुझे तुरंत 5 किलो सेब तौल दो। मोहन जी ने आओ देखा ना ताओ फटाफट फल तौले, पैसे जेब में डाले और ग्राहक को विदा किया। कुछ ही मिनटों में सस्ते दाम की वजह से पूरा ठेला साफ हो गया। जब सेठ अपने घर से बाकी फल लेकर लौटा तो खाली ठेला देखकर दंग रह गया। वो खुश होकर बोला, अरे वाह मोहन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, सारे फल बेच दिए। चलो बताओ कितना मुनाफा हुआ। मोहन जी ने बड़े गर्व से अपनी जेब से नोट निकाले और बोले, जी सेठ जी, पूरे 1000 की तगड़ी कमाई हुई है। ये सुनते ही सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीखा, क्या सिर्फ 1000? अरे मूर्ख, मैंने खुद ये फल थोक व्यापारी से 5000 रुपए में खरीदे थे, तूने इन्हें किस भाव में बेचा? मोहन जी मासूमियत से बोले, मैंने तो बस 20 रुपए किलो के हिसाब से बेचे, देखिए कितनी जल्दी सब बिक गए।
सेठ ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे नालायक, हर फल की कीमत 100 रुपए किलो से ज्यादा की थी और तूने उन्हें कौड़ियों के भाव बेच दिया। निकल जा मेरी दुकान से, वरना आज मैं तेरा कीमा बना दूंगा। मोहन जी वहां से दुम दबाकर ऐसे भागे कि सीधे गांव के बाहर जाकर ही रुके। शाम ढलने को थी। मोहन जी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को रो रहे थे। सोचने लगे, आज तो बाल बाल बचा, वरना वो सेठ मुझे मार मार कर मेरा ही भरता बना देता। लेकिन अब खाली हाथ घर गया तो राधा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि इस रस्सी से फंदा लगाकर अपनी जान दे दूं। वो डिप्रेशन में आ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज लगाने की आवाज आई। ठंडी मीठी आइसक्रीम ले लो, चंदू की स्पेशल कुल्फी खाओ और गर्मी को दूर भगाओ। मोहन जी ने मुड़कर देखा। वो उनका पुराना दोस्त चंदू था। चंदू की आवाज सुनते ही गांव के बच्चे और बड़े उसकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। देखते ही देखते चंदू की सारी आइसक्रीम बिक गई और उसकी जेब नोटों से भर गई। ये सब देखकर मोहन जी के मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने सोचा, इस चंदू ने तो चंद मिनटों में सारा माल बेच दिया, आज तो इसकी चांदी हो गई। अगर ये आइसक्रीम की गाड़ी मेरी हो जाए तो मेरी सारी मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। चंदू अपनी खाली गाड़ी लेकर घर लौटने ही वाला था कि मोहन जी उसके सामने आ गए। अरे चंदू भाई, अपने पुराने दोस्त मोहन को बिना आइसक्रीम खिलाए ही जा रहे हो क्या? चंदू मुस्कुराया। अरे मोहन, तू यहाँ? भाई माफ करना, आज तो सारी आइसक्रीम खत्म हो गई। मैं कल तुझे पक्का अपने हाथ की बनी स्पेशल कुल्फी खिलाऊंगा। अभी मुझे घर जाना है, कल के लिए तैयारी भी करनी है। जैसे ही चंदू आगे बढ़ा, मोहन जी ने पीछे से धोखे से उसका गला दबोच लिया और उसे खींचते हुए एक घने पेड़ के पीछे ले गए। चंदू छटपटाने लगा। मोहन, ये क्या पागलपन है? छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। मोहन जी के सिर पर तो लालच सवार था। उन्होंने चंदू को रस्सी से पेड़ से बांधते हुए कहा, माफ करना दोस्त, अब तुम्हारी इस गाड़ी पर मेरा हक होगा। तुम यहाँ आराम करो और मैं इस गाड़ी से खूब पैसे कमाऊंगा। चंदू ने रोते हुए कहा, मोहन, ये तूने अच्छा नहीं किया। भगवान सब देख रहा है, वो तुझे इस पाप की सजा जरूर देगा। लेकिन मोहन जी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने चंदू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो चिल्ला न सके और उसकी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर सीधे मेरे पास घर आ गए। जब मोहन जी वो चमचमाती आइसक्रीम की गाड़ी लेकर घर पहुंचे तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने पूछा, अरे जी, ये क्या है? आप ये गाड़ी कहाँ से उठा लाए? उन्होंने झूठ बोलने में जरा भी देर नहीं की। अरे भाग्यवान, मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर ये बिजनेस शुरू किया है। अब से तुम घर पर रोज स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाना और मैं उसे बाजार में बेचूंगा। मैं बेवकूफ़ उनकी बातों में आ गई और खुश होकर बोली, वाह, ये तो बहुत उत्तम विचार है। वैसे भी इस तपती गर्मी में आइसक्रीम की मांग बहुत रहती है। अब मुझे क्या पता था कि मेरे पतिदेव किसी का हक मार कर आए हैं। उधर रात के घने अंधेरे में बेचारा चंदू उस सुनसान पेड़ से बंधा हुआ सिसक रहा था। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि अचानक झाड़ियों में से एक जहरीला काला सांप निकल आया। सांप को अपनी तरफ बढ़ता देख चंदू के प्राण सूख गए। उसने मुंह से कपड़ा निकालने की कोशिश की पर नाकाम रहा। सांप ने सीधे उसके पैर पर काट लिया। चंदू के मुंह से आखिरी चीख निकली, मोहन, आज तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह गांव की पुलिस उधर से गुजर रही थी। इंस्पेक्टर साहब की नज़र पेड़ से बंधे चंदू पर पड़ी। हवलदार ने फौरन उसकी रस्सियां खोली तो चंदू का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। हवलदार ने नब्ज टटोल कर कहा, साहब, ये तो मर चुका है। इसके पैर पर सांप के काटने के निशान हैं। लगता है किसी ने इसे यहाँ बांधा और सांप के काटने से इसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर साहब ने गुस्से में कहा, यह सीधा साधा मर्डर का केस है। इस लाश को इसके घर पहुंचाओ और पता लगाओ कि इस मासूम को इस हाल में पहुंचाने वाला गुनहगार कौन है। उधर इस खौफनाक वारदात से बेखबर मैंने सुबह ही ढेर सारी तरकीबें लगाकर आइसक्रीम तैयार कर दी थी। मोहन जी बाजार गए और पूरे जोश के साथ आइसक्रीम बेचने लगे। दोपहर तक उनकी अच्छी कमाई हो रही थी। तभी वहाँ गांव के दो लोग आए। एक ने कहा, अरे मोहन भाई, तुम कब से आइसक्रीम बेचने लगे? पहले तो यहाँ चंदू आता था। मोहन जी ने बात घुमाते हुए कहा, बस भाई, आज से ही अपना नया काम शुरू किया है। तभी दूसरे व्यक्ति ने एक सनसनीखेज खबर सुनाई, अरे तुम लोगों को पता नहीं,
क्या, कल रात किसी दुष्ट ने चंदू को जंगल में पेड़ से बांध दिया था, जहाँ सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। आज सुबह पुलिस उसकी लाश लेकर आई है। ये सुनते ही मोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर पुलिस को पता चल गया कि चंदू को मैंने बांधा था तो मैं सीधा जेल जाऊंगा। पर नहीं, रात को वहां कोई नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो किसी तरह अपनी घबराहट छुपाकर घर लौट आए। शाम को उन्होंने मुझे कड़क नोटों की गड्डी दिखाई तो मैं फूली नहीं समाई। मैंने कहा, कल मैं और भी ज्यादा आइसक्रीम बनाऊंगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अगले दिन आया। सुबह सुबह गांव के मुखिया जी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो घबराए हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया। कल जिसने मोहन की दुकान से आइसक्रीम खाई थी वे सब अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मची है। इंस्पेक्टर साहब चौंके। क्या चंदू की गुत्थी सुलझी नहीं और ये नया बखेड़ा? चलिए इस मोहन के घर ही चलते हैं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस और मुखिया जी सीधे हमारे घर आ धमके। इंस्पेक्टर साहब ने कड़क आवाज में पूछा, मोहन बाहर आओ, सच सच बताओ, तुमने कल की आइसक्रीम में क्या मिलाया था कि आधा गांव पागल हो गया है? मोहन जी डर के मारे कांपने लगे। साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया, आइसक्रीम तो मेरी पत्नी राधा बनाती है, आप उसी से पूछ लीजिए। मैंने भी डरते डरते कहा, हाँ साहब, हम तो साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तभी मुखिया जी की नज़र आंगन में खड़ी आइसक्रीम की गाड़ी पर पड़ी। वो चिल्लाए, अरे ये तो चंदू की गाड़ी है। मोहन, ये तेरे पास कहाँ से आई? इंस्पेक्टर ने अपनी लाठी टेबल पर पटकी। बोल मोहन, वरना पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसेगा। जेल का नाम सुनते ही मेरे डरपोक पति के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने रोते हुए सब उगल दिया, कैसे उन्होंने लालच में चंदू को बांधा और उसकी गाड़ी चुराई। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए कहा, छी, आप तो कह रहे थे कि आपने उधार लेकर गाड़ी खरीदी है। मुझे क्या पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गईं, तेज आंधी चलने लगी और एक तेज रोशनी के साथ हमारे सामने चंदू की रूह आत्मा प्रकट हो गई। सब डर के मारे कांपने लगे। चंदू की आत्मा दहाड़ी, हाँ, गांव वालों को पागल मैंने ही किया था ताकि इस पापी मोहन का सच सबके सामने आ सके। मोहन, मैं चाहता तो तुझे उसी रात मार देता, पर मुझे न्याय चाहिए था और मोक्ष भी। चंदू ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस हत्यारे को और इसे इसके कर्मों की सजा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत मोहन जी को हथकड़ी लगाई और घसीटते हुए ले गए। अदालत ने मेरे लालची पति मोहन को उनके कर्मों के लिए फांसी की सजा सुनाई। उनके जाते ही गांव के सभी लोग जो बीमार हुए थे वे एकदम ठीक हो गए। चंदू की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया। पर इस कहानी से मुझे एक बात समझ आ गई, मेहनत की आधी रोटी भी सुकून देती है, लेकिन लालच का पूरा पकवान इंसान को सीधे नरक के द्वार तक ले जाता है। मोहन के जेल जाने और फिर फांसी की सजा होने के बाद जैसे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। गांव वाले मुझे एक हत्यारे की पत्नी कहकर ताने मारते थे। जब मैं रास्ते से गुजरती तो लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते। शुरुआत में मैं बहुत रोई, अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन फिर मुझे याद आया, मेरा नाम राधा है और मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई को ऐसे आधा नहीं छोड़ सकती। मैंने तय किया कि मेरे पति ने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। चंदू तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन गांव के बाहर उसकी बूढ़ी माँ अकेली रह गई थी। उनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था। मैं अपनी सारी झिझक छोड़कर उनके पास पहुंची। शुरुआत में उन्होंने गुस्से में मुझे दुत्कार दिया, जो कि जायज़ भी था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज उनके घर जाती, उनके पैर दबाती, खाना बनाती और उनकी लाठी बनती। धीरे धीरे मेरी निश्चल सेवा ने उनके दिल की कड़वाहट को पिघला दिया। उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और कहा, राधा, मोहन ने मेरा बेटा छीना था, पर भगवान ने प्रायश्चित के रूप में मुझे एक बेटी दे दी। अब जिंदगी चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। चंदू की माँ ने ही मुझे हौसला दिया। उन्होंने चंदू की वो आइसक्रीम की गाड़ी, जिसे पुलिस ने छानबीन के बाद वापस कर दिया था, मेरे हवाले की और कहा, बेटी, चंदू का हुनर और उसकी ईमानदारी इस गाड़ी में है, अब तुम इसे आगे बढ़ाओ। मैंने फिर से आइसक्रीम बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार मेरा इरादा सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि चंदू के नाम को जिंदा रखना था।
मैंने गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, चंदू की याद में राधा की शुद्ध कुल्फी। पहले दिन जब मैं गाड़ी लेकर गांव के बाजार में निकली तो कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। सब दूर से कानाफूसी कर रहे थे। तब मुखिया जी खुद आगे आए। उन्होंने कहा, पाप मोहन ने किया था, राधा ने नहीं। और राधा ने चंदू की माँ को सहारा देकर साबित कर दिया है कि उसका दिल साफ है। मुखिया जी ने पहली कुल्फी खाई और खाते ही बोले, वाह, ऐसी स्वाद और शुद्धता तो पहले कभी नहीं चखी। मुखिया जी को खाता देख धीरे धीरे पूरा गांव मेरी दुकान पर उमड़ पड़ा। इस बार किसी के पागल होने का डर नहीं था, क्योंकि इस आइसक्रीम में लालच का जहर नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत की मिठास थी। देखते ही देखते मेरा ये छोटा सा काम बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। मैंने गांव की कुछ और गरीब और बेसहारा महिलाओं को अपने साथ काम पर रख लिया। अब हमारी आइसक्रीम आसपास के 10 गांवों में मशहूर हो चुकी थी। कमाई का एक बड़ा हिस्सा मैं चंदू की माँ की देखरेख और गांव के अनाथ आश्रम में दान कर देती थी। एक रात जब मैं थकान के बाद गहरी नींद में सो रही थी, मुझे एक बेहद खूबसूरत सपना आया। सपने में चारों तरफ सफेद दिव्य रोशनी थी और उस रोशनी के बीच चंदू खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो मुझसे बोला, राधा बहन, आज मेरी आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है। तुमने मेरी माँ को सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया और मेरे नाम को गांव में फिर से सम्मान दिलाया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगी। जैसे ही उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा खिड़की से सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरा कमरा मोगरे की खुशबू से महक रहा था। मैं समझ गई कि चंदू ने मुझे सच में आशीर्वाद दिया है। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि अगर औरत ठान ले तो वो किसी भी बिखरे हुए जीवन को संवार सकती है। मोहन के लालच ने जो बर्बादी फैलाई थी, उसे मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नई और खूबसूरत जिंदगी में बदल दिया। चंदू के आशीर्वाद के बाद तो जैसे मेरी किस्मत के बंद ताले खुल गए। मेरी बनाई हुई स्पेशल मटका मलाई कुल्फी का स्वाद ऐसा था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। आसपास के शहरों से बड़े बड़े व्यापारी मेरी आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी मांगने मेरे इस छोटे से गांव में आने लगे। मैंने गांव की करीब 50 महिलाओं को इस काम में जोड़ लिया था, जिसलिए वे आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। चंदू की माँ अब हमारे इस पूरे राधा चंदू गृह उद्योग की मुखिया थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी तरक्की आसमान छूने लगे तो जलने वालों की भी कमी नहीं होती। हमारे पड़ोसी गांव का एक बहुत बड़ा और घमंडी व्यापारी था, ठाकुर विक्रम सिंह। उसका शहर में बहुत बड़ा आइसक्रीम का कारखाना था। जब उसकी केमिकल वाली और महंगी आइसक्रीम की बिक्री मेरी शुद्ध और सस्ती कुल्फी के सामने ठप होने लगी तो उसके सीने पर सांप लौटने लगा। एक दिन जब मैं अपनी गाड़ी लेकर बाजार से लौट रही थी, ठाकुर के 2 गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी पीछे से अपनी महंगी कार में से ठाकुर विक्रम सिंह उतरा। आंखों पर काला चश्मा लगाए, मूंछों पर ताव देते हुए वो बोला, तो तुम ही हो वो राधा, एक हत्यारे की बीवी होकर बहुत पैर फैला रही हो। सुनो, ये जो तुम्हारी कुल्फी की सीक्रेट रेसिपी है, वो चुपचाप 1 लाख रुपए लो और मुझे बेच दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को कसकर पकड़ा, अपनी कमर पर हाथ रखा और अपने पुराने राधा वाले तेवर में बोली, सुनो ठाकुर, नाम है मेरा राधा और मैं कोई बात नहीं सुनती आधा। ये रेसिपी मेरी मेहनत और चंदू के आशीर्वाद की देन है। इसे मैं किसी जालिम और लालची इंसान को कौड़ियों के भाव कभी नहीं बेचूंगी। यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना गांव वालों को बुलाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठाकुर गुस्से से लाल पीला हो गया। इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी राधा। याद रखना, ठाकुर जो कहता है वो करता है। वो अपनी कार में बैठकर वहां से पैर पटकते हुए चला गया। ठाकुर विक्रम सिंह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मेरी तरक्की को रोकने के लिए एक बेहद घटिया और खौफनाक साजिश रची। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं और चंदू की माँ भी अपने घर में सो रहे थे। तभी रात के करीब 2 बजे ठाकुर के गुंडे चुपके से हमारे कारखाने, जहां हम आइसक्रीम बनाते और स्टोर करते थे, के पास पहुंचे। उनके हाथों में पेट्रोल की केन थी। उन्होंने हमारे पूरे कारखाने पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। आग, आग, बचाओ! जब तक मेरी आँख खुली तब तक आसमान में धुएं का काला गुबार छा चुका था। मेरा पूरा कारखाना, हमारी मेहनत की गाड़ियाँ और फ्रिज धू धू कर चल रहे थे। गांव वाले बाल्टियाँ लेकर दौड़े, पर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी सालों की मेहनत, मेरी सहेलियों का रोज़गार, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया था। तभी भीड़ में से हंसता हुआ ठाकुर विक्रम सिंह आगे आया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, ओहो
ओहो राधा, बहुत बुरा हुआ। देखा मेरी बात न मानने का नतीजा। अब तो तुम सड़क पर आ गई हो। अब अपनी ये जली हुई ज़मीन मुझे बेच दो, वरना दाने दाने को तरस जाओगी। मैं समझ गई थी कि ये आग किसी और ने नहीं बल्कि इसी जल्लाद ने लगवाई है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुखिया जी और गांव की महिलाएं भी रो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि राधा का खेल अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ठाकुर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ा, अचानक मौसम ने करवट बदली। मई की इस तपती गर्मी में भी अचानक बर्फीली और ठंडी हवाएं चलने लगी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। कारखाने की जलती हुई आग की लपटें अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते उन लपटों के बीच से चंदू की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर ठाकुर और उसके गुंडों के पैंट शर्ट ढीले हो गए। वे थर थर कांपने लगे। चंदू की आत्मा दहाड़ी, ठाकुर विक्रम सिंह, तूने क्या सोचा था? एक बेसहारा औरत का घर और कारखाना जलाकर तू चैन से सो पाएगा? मोहन ने मेरे शरीर को मारा था, पर तूने तो कई गरीब परिवारों के पेट पर लात मारी है। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ठाकुर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो चंदू भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं राधा को उसका पूरा कारखाना दोबारा नया बनवा कर दूंगा। मुझे मत मारो। चंदू ने हवा में अपना हाथ उठाया। अचानक ठाकुर के दोनों गुंडे हवा में तैरने लगे और धड़ाम से जाकर एक कंटीले पेड़ पर जा गिरे। चंदू ने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, तेरी सज़ा मौत नहीं बल्कि जेल की वो सलाखें हैं जहां तू अपनी ज़िंदगी भर की काली कमाई का अफसोस करेगा। राधा के कारखाने का जो भी नुकसान हुआ है उसका 10 गुना हर्जाना तू कल सुबह तक कोर्ट के सामने जमा करेगा, वरना अगली रात तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह होते ही ठाकुर विक्रम सिंह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने रोते बिलखते में पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया कि आग उसी ने लगवाई थी। उसने अपने बैंक से पैसे निकालकर मेरे नुकसान का 10 गुना हर्जाना यानी पूरे 50 लाख रुपए मेरे नाम ट्रांसफ़र किए और हमेशा के लिए जेल चला गया। उस मलबे और राख से मैंने और मेरी गांव की बहनों ने मिलकर एक नया आलीशान और आधुनिक राधा चंदू आइसक्रीम पैलेस खड़ा किया। अब हमारी कुल्फी सिर्फ गांव में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों के मॉल्स और शादियों में भी ऑर्डर पर जाने लगी। आज जब मैं अपनी चमचमाती हुई बड़ी दुकान पर बैठती हूँ तो चंदू की तस्वीर पर माला चढ़ाना कभी नहीं भूलती। चंदू की माँ पूरी तरह खुश है और कहती हैं, राधा तू सिर्फ इस गाँव की नहीं बल्कि हम सब की किस्मत की रानी है। और मैं मुस्कुराकर बस यही सोचती हूँ, किस्मत चाहे जितनी भी कड़वी हो, अगर आपके इरादे सच्चे और नेक हों तो ईश्वर आपकी जिंदगी में ऐसी मिठास खोलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।